हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों, क्लास 10th गणित बोर्ड 2024। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट गणित में हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों 5-6 नंबर वाले ना क्वेश्चन को करने वाले हैं। 5 और 6 अंक वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला अगर क्वेश्चन रह जाता है ना, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 या 6 नंबर वाला क्वेश्चन रह जाता है ना, तो आपके 5-6 नंबर कटने वाले हैं। तो 5-6 नंबर आपके लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों 5 या 6 नंबर आपके लिए बहुत बड़ा नंबर है, आपके लिए फेल और पास करा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 5 और 6 अंक वाले नंबर पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना 5-6 नंबर वाले को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों 5-6 अंक वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपको 5-6 अंक वाले प्रश्न को तैयार करना है, उसके साथ ही आपको 1-2 नंबर वाले बहुविकल्पी सारे प्रश्न को तैयार करना है। इसलिए आपके ना 70 में 70 नंबर पक्का आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से करवाएंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम 5 और 6 अंक वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे अगर हम जितना मोस्ट इंपोर्टेंट कहें उतना ये कम है। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है ना, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ करके बताओ कि भाई ये कैसे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको ना विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे, विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को ना उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि हम मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी, ठीक है, तो हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर ये गलत साबित हो जाएगी, तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो √3 एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आप चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी ना और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम ना इसको ना मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, √3 एक ना परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो तो भाई बट्टे की शक्ल में होती हैं। तो हम क्या करेंगे, √3 को हम ना बट्टे की शक्ल में लिख देंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, √3 बराबर हम कर देंगे a/b, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे a और b हमारी सहभाज्य संख्याएं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना a और b सहभाज्य संख्या है और b 0 नहीं होगा, ठीक है। हमारी a और b सहभाज्य संख्या है। और देखिए दोस्तों, जो हमारा b है ना, हर इसका है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर a और b सहभाज्य संख्या के क्या मतलब है, ठीक है, इसको भी थोड़ा बता दीजिए। चलिए दोस्तों, इसको भी हम आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, हम सहभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, ऐसी संख्या का युग्म जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे। चलिए दोस्तों, समझा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3/7 है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 3 और 7 है। अब देखिए दोस्तों, ये 3 और 7 कौन सी संख्या से कटेगा, 3 और 7 देखिए दोस्तों 1 से कटेगा, 1 के अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये हमारी सहभाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों 5/3, ठीक है, 5/3 भी हमारी एक सहभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए दोस्तों 1 से कटेगी, 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा किसी नंबर से ना कटे, सहभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसे ये a और b हमारी सहभाज्य संख्या है, ये किसी नंबर से नहीं कटेगी। आप देखिए दोस्तों, हम इसको ना आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इधर तो हमारा रूट है और इधर हमारा रूट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है।
अब चलिए दोस्तों हम ना दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों √3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब a/b का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, चलिए दोस्तों वर्ग करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इधर इसको सॉल्व करते हैं, √3 का वर्ग करेंगे तो भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो a² और बटा b²। अब देखिए दोस्तों हम ना इसके नीचे बनवाने के इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, केवल हम ना 3 और b² यहाँ पर अदला बदली कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों b² इधर जाएगा, ठीक है, तो इधर बचेगा b² बराबर। अब देखिए दोस्तों 3 है ना, a² के नीचे आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो a² और बटा 3, ठीक है। इसको हम ना इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकला है, जो हमारा 3 है ना a² को भाग कर रहा है, ठीक है, बटे में है। और बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है भाग, यानी कि 3 है ना a² को भाग कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों जो a² है ना 3 से भाग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये 3 से भाग हो रहा है। देखिए दोस्तों जब a² हमारा 3 से भाग हो रहा है ना, तो a भी 3 से भाग होगा। कैसे, चलिए दोस्तों पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर इसका मैं ना रीजन भी समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों a है ना वो 3 से भाग हुआ। कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि देखिए दोस्तों 9 है ना, ठीक है। 9 ये 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 9 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम ना 9 का वर्ग कर दें, ठीक है, 9 का वर्ग कर दें तो ये 9 का वर्ग है ना, ये 9 का वर्ग भी 3 से भाग हो जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 बटा 3, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो ये 3 27 3 81 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 27 3 81 होते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर 9 हमारा 3 से भाग हो रहा है तो इसका वर्ग है ना 9 का वर्ग भी 3 से भाग हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर रीजन लिखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा a² है ना, a² अगर 3 से भाग होके है ना b² देता है, ठीक है। a² 3 से भाग होके b² देता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने देखा जो हमारा 9 है ना, 9 अगर 3 से भाग होगा तो ये देखिए दोस्तों 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 बार कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। और देखिए दोस्तों जब हम 9 का वर्ग करते हैं और 9 का वर्ग अगर हम 3 से भाग करते हैं ना तो ये 27 आता है, ठीक है। इसका भागफल 27 आता है। तो देखिए दोस्तों वर्ग को हम ना 3 से भाग कर रहे हैं तो नई संख्या मिल रही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर हम ना सिंपली 9 को भाग कर रहे हैं तो ये हमारी अलग संख्या मिल रही है, ठीक है, यानी कि ये दोनों संख्या है ना अलग अलग मिल रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसा यहाँ पर होगा, अगर हम ना a² को अगर 3 से भाग करते हैं तो हमारा b² मिलता है। अगर हम ना a को भाग करेंगे 3 से तो हमें कोई नई संख्या मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों माना अगर हमारी a है ना, केवल a अगर 3 से भाग होगी तो कोई नई संख्या देगी। नई संख्या कौन सी देगी नहीं पता तो हम मान लेते हैं c देगी, ठीक है। और c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, c यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे तो a बराबर 3c, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मान हम ना समीकरण 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों a का मान है ना समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए दोस्तों रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, b² बराबर a² बटा 3। a² की अगर देखिए दोस्तों हम ना a की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, a की वैल्यू 3c, इसका वर्ग करेंगे और बटा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग आ जाएगा 9, ठीक है, और c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटा 3, 3 एकम 3 3 3 9। अब देखिए दोस्तों हम ना 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा ये फाइनल समीकरण बनेगा c² बराबर b² बटा 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें पता चल रहा है ये हमारा b² है ना 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, अब देखिए दोस्तों हमारा b² 3 से भाग हो रहा है तो हमारा b भी 3 से भाग होगा, ठीक है, b भी 3 से, ठीक है, 3 से भाग होगा। इसका रीज़न हम अभी आपको समझाए थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है, जो हमारा 3 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, 3 हमारी ऐसी संख्या है जिसने b को भी भाग कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों a को भी भाग कर दिया है, ठीक है। 3 ने a को भी भाग कर दिया है और यहाँ पर b को भी भाग कर दिया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम क्या माने थे, हम तो भाई माने थे कि a और b सहभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे, ठीक है, 1 से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। लेकिन हमने क्या पाया, हमने तो पाया कि 3 एक ऐसी संख्या निकली जिसने a को भी भाग कर दिया और b को भी भाग कर दिया। जब ये a और b 3 से भाग हो गई, ठीक है, तो ये भाई ये सहभाज्य संख्या तो नहीं
नहीं होंगी। सहभाज्य संख्या की क्या यहाँ पर कंडीशन होती है, ये केवल 1 से घटना चाहिए, लेकिन ये तो भाई 3 से भाग हो रही हैं, तो भाई ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन गलत साबित हो गई, जो हम माने थे वो गलत साबित हो गई। जब ये यहाँ पर गलत साबित हो गई तो इसके बराबर ये भी गलत साबित हो गई, ठीक है। तो ये भाई गलत क्यों हुई, क्योंकि हम इसको उल्टा ही मान लिए थे। इसको हम क्या मान लिए थे, इसको हम मान लिए थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम उल्टा मान लिए थे, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये सारी कन्फ्यूजन आई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा एरर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना केवल आपको लिखने का नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, इसमें केवल आपको ना थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अपना बहुत अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम ना फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, हमें ये फाइनल कंक्लूजन कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। ए और बी हमारे 3 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। और हमने माना कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, और हमने क्या माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम ना ए और बी को सहभाज्य मान लिए थे, लेकिन ए और बी तो 3 से भाग हो रही है, इसलिए हमारी ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हो गई, ठीक है। और हमने क्या कल्पना की कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 एक परिमेय संख्या तो नहीं होगी, तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ आ जा होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, और ये 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ना तैयार कर लेना, ठीक है। आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप अगर ना इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, √5, √2 और √7 इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो केवल इसी पैटर्न पर हो जाएंगे, ठीक है। केवल आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको ना √5 अगर सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, √5 को अगर सिद्ध करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करना, 3 की जगह, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 की जगह ना आप ना 5 कर देना, ठीक है। सिंपल इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको हम ना पढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, 6 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है हमारे लिए एक द्विघात बहुपद दे दिया है, ठीक है। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, इसके हमें ना शून्य के निकालने हैं, ठीक है, 0 से निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ना इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही फुर्ती से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। x² + 7x + 10, ठीक है। इसके हमें ना शून्य के निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके ना शून्य के निकालते हैं, ठीक है। इसको हम ना गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, हम ना पहले नंबर बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ना बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 एकम 10, ठीक है, 10 आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे युग्म बनाएंगे, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पर वापस 10 आए, और प्लस या माइनस करने पर है ना बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके ना फैक्टर करते हैं, ठीक है, युग्म बनाते हैं, ठीक है। एक इसका युग्म हो जाएगा 5 और 2, ठीक है, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ना सेट करेंगे, इसको प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको भाई ऐड कर दो, 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पर 7 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 के बराबर में यहाँ पर x है, ठीक है, 7 के गुणांक में x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x कर दो, क्या दिक्कत है यार। अब देखिए दोस्तों, 5x + 2x = 7x, ठीक है। तो 7x को हम ना इस तरह से ब्रेक करके लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। x², ठीक है, प्लस 7x की जगह 5x + 2x, ठीक है, 5x + 2x और प्लस 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ से कॉमन लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ना x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x + 5, ठीक है। यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम ना 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस के 2 कॉमन लेंगे, तो x + 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो भाई 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों कोष्ठक है ना बिल्कुल हूबहू एक जैसे आ गए हैं, ठीक है। इसको तो हम लिख लेंगे एक बार, ठीक है,
x प्लस 5 और बचे हुए को हम ना दूसरे कोष्टक में लेके लेंगे। क्या बचा है? x प्लस 2 बचा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें ना इसके शून्य के निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम ना शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले हम ना इसको शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -5। ठीक है, फिर इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2। ठीक है, हमारे पास दो शून्य के निकल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो हम ना अल्फ़ा नाम दे देते हैं और इसको हम ना बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेसिकली हमने इसके शून्य के निकाल दिए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, और इसमें आगे लिखा है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। हमें क्या करना है, इसकी जाँच करनी है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम इसकी ना जांच करते हैं। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों जांच करने के लिए आपको ना क्या करना है, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी तुलना है ना, देखिए दोस्तों ax² प्लस के bx और प्लस के c से कर देंगे। ठीक है, c से तुलना। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर चलिए दोस्तों करते हैं। ठीक है, जब देखिए दोस्तों हम ना ax² की तुलना इससे करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक 7। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर 7। ठीक है, c यहाँ पर होगा अचरपद, अचरपद क्या है हमारा 10। ठीक है, तो इस तरह से हम तुलना करते हैं c बराबर 10। ठीक है, इसको हमने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी ना ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना अगेन क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम ना क्या करते हैं, अगर हम ना शून्यांकों का योग करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, ये दो हमारे पास शून्य निकल के आए हैं। ठीक है, अगर हम इसका योग निकालें, ठीक है, प्लस करें, अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा -b/a के। ठीक है, अगर हम देखिए दोस्तों दोनों शून्यांकों को ना आपस में जोड़ दें, प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा -b/a के। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसकी हम ना जाँच करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा को हम मान लिए थे -5। ठीक है, -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, -2 बराबर ये सूत्र का बी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, यहाँ पर 7 करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 कर देंगे। अब चलिए दोस्तों हम ना इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आएगा -5 और प्लस -2। ठीक है, और इसको हम करेंगे -7, -5 -2 -7 बराबर -7। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों दोनों 25 के बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जांच बिल्कुल पक्की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारी एक जांच तुम्हारी पक्की होगी। अब देखिए दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम ना दोनों शून्यकों को अगर ना प्लस करते हैं तो वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, अगर हम क्या करें, दोनों शून्यकों की ना मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, तो बराबर आना चाहिए c/a के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है -5। ठीक है, तो -5 और देखिए दोस्तों बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, -2 बराबर c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 करेंगे बट्टा ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इधर तो हमारा 10 आएगी। ठीक है, तो इसके भी दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर आ चुके हैं, तो इसकी भी जाँच बिल्कुल पक्की हो गई। ठीक है, तो यानी कि हमने जाँच भी कर ली और इसके शून्य भी निकाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों आपको ना 2 क्वेश्चन इसमें शामिल थे। कैसे, देखिए दोस्तों हमें इसका शून्य निकालना था। ठीक है, और इसकी जांच भी करनी थी। ठीक है, इसकी जांच भी करनी थी तो हमने क्या करा है, पहले इसके शून्य निकाल दिए फिर इसकी जांच कर दी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप अगर 1-2 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और देखिए दोस्तों ये ना 6 अंक में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ना लॉन्ग क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना दोस्तों, वरना आपके 6 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए दोस्तों अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये थ्योरी वाले क्वेश्चन ना 100% आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ना थ्योरी वाले क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी से दिमाग में नहीं घुसते यार। तो चलिए दोस्तों हम आपको ना इस तरह से समझाएंगे कि आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ना पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ना आपके ऊपर से गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको ना इस क्वेश्चन को पहले ना एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मीना नाम की एक लड़की है। ठीक है,
ये ना शॉपिंग करने गई होगी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इसकी परेशानी बतानी है। क्या परेशानी है? इसने देखी दोस्तों ना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, और उसने ना बैंक मैनेजर से, खजांची से का मतलब होता है बैंक मैनेजर, ठीक है, मैनेजर होते हैं ना जो कैश निकासी करते हैं, उनका नाम होता है खजांची, ठीक है, और उन्हें हम ना बैंक मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसने कहा कि मुझे ना 50 रुपये और 100 रुपये के केवल नोट चाहिए। तो बैंक मैनेजर ने तुरंत उसे ना 25 नोट निकाल के दे दिए, ठीक है, 25 नोट निकाल के दे दिए। तो हमें बताना है कि उसने ना 50 रुपये के कितने और 100 रुपये के उसने कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम ना बिना देरी की इसको फटाफट से कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें ना 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम ना जिसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो चीज़ हमसे निकलवाई जाती है ना, उसी चीज़ को हम ना मान ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, माना, देखिए दोस्तों 50, ठीक है, 50 रुपये के नोटों, ठीक है, नोटों, ठीक है, नोटों की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है, कि हमने मान लिया कि उसने ना 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उसने ना 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, संख्या हम मान लेते हैं y, ठीक है। उसने देखिए दोस्तों 50 रुपये के नोटों की संख्या उसने x, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ठीक है। हमने मान लिया है कि उसने 50 रुपये के x नोट मिले और 100 रुपये के y नोट मिले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त, ठीक है, शर्त से। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त से करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो देखिए दोस्तों, उसने ना टोटल कितने नोट प्राप्त किए, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसने ना टोटल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों के मिला के अगर हम ना इनको प्लस कर दें तो उसे 25 नोट प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों x + y बराबर 25। देखिए दोस्तों, हमारा एक इक्वेशन बन चुका है। कैसे बना है, देखिए दोस्तों, हमारे पास ना टोटल नोट कितने थे, 25, यहाँ पर लिखा है 25 नोट उसे प्राप्त हुए, ठीक है। ये 25 नोट कौन कौन से थे, देखिए दोस्तों 50 रुपये के नोट थे और 100 रुपये के नोट थे, ठीक है, दोनों के मिला के 25 नोट यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा इक्वेशन भी हम बनाते हैं, ठीक है। ये ना 2 इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन तो हमारा बन गया नोटों से, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन बनेगा हमारा रुपए से, ठीक है। और पैसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट थे, x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये के नोट, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, संख्या गुणा 100 रुपये के, ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर किसके, बराबर है 2000 रुपये के, ठीक है, 2000 रुपये के। कैसे है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों 50 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के नोट कितने हैं, x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के नोट है x, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 रुपये के कितने नोट है, 100 रुपये के यहाँ पर है ना बाई नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ये वाला भी अमाउंट बन चुका है और ये वाला भी अमाउंट बन चुका है, ठीक है। इसको हम ना ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो भाई ये 2000 रुपये के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कैसे करा है, तो देखिए दोस्तों, अब ये ना अमाउंट बन चुका है, हमारे पास 50 रुपये के x नोट थे, ठीक, ये वाला हमारा अमाउंट बन चुका है और ये वाला भी हमारा अमाउंट बन चुका है। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है ना 2000 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ना ये वाली स्टेप समझ नहीं आई, चलिए दोस्तों समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि मुझे पर है ना 50 रुपये के, ठीक दोस्तों, 50 रुपये के ना 2 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट भाई 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये कैसे निकाला, तो मैंने क्या किया है, 50 रुपये के नोटों की संख्या से इसमें ना गुणा कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 50 रुपये के कितने 2 नोट थे, ठीक है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। अब मेरे पास 50 रुपये के कितने नोट थे, यहाँ पर x थे, ठीक है। तो मैंने इसकी भी मल्टीप्लाई करी है, तो कितना आएगा 50x, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये भाई अमाउंट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 50x + 100 भाई बराबर 2000 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ना
समीकरण सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ना हम देखिए दोस्तों 50 से यहाँ पर भाग दे दें। तो देखिए दोस्तों 50 से भाग देंगे तो एक्स प्लस 100 में 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2y। ठीक है, 2y बराबर, अब देखिए दोस्तों हम ना इसको 50 से भाग देंगे तो ये देखिए दोस्तों 5 चौक 20। ठीक है, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको केवल है ना 50 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, 50 से इसको ना भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 3 और समीकरण 1। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम ना यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, जब घटाने पर लिखेंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का, प्लस का है ये माइनस का, ये भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y में से 1y जाएगा तो यहाँ पर 1y बचेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 में से 25 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 15 बचेगा। ठीक है, 15, तो हमारी y की वैल्यू फाइनली 15 निकल चुकी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम ना x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, y का मान हम ना समीकरण यहाँ पर 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x प्लस वाई है। ठीक है, x प्लस वाई है, y की वैल्यू 15 लगा देंगे। ठीक है, बराबर 25। ठीक है, बराबर 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 15 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 25 माइनस 15। ठीक है, 25 में से 15 जाएंगे तो भाई 10 बचेंगे, तो x बराबर यहाँ पर 10 आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने फाइनली x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू आई है यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10। ठीक है, 10 और y की वैल्यू यहाँ पर आई है देखिए दोस्तों 15। ठीक है, y की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 15। तो देखिए दोस्तों हमें बताने थे कि हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, तो 50 रुपये के भाई 10 नोट थे। 100 रुपये के कितने नोट, 100 रुपये के 15 नोट थे, तभी तो यहाँ पर ये दोनों 25 नोट है ना, 10 और 15 25 नोट उसने कुल प्राप्ति की। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। बेसिकली हमें 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 और 15 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 6 अंक में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ना इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, ये क्वेश्चन भी 100% आएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, ताकि आपके ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। आप देखिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ना पढ़ लेते हैं। ठीक है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए द्विघाती सूत्र से। ठीक है, ये हमारा देखिए दोस्तों समीकरण है। ठीक है, समीकरण है, इसको हमने सॉल्व करना और इसे हमें ना द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों इसमें कह दिया है कि इसको ना द्विघाती सूत्र से सॉल्व करो तो हमें इसको ना द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे ये गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फाइनली हम इसे ना सूत्र से ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम ना करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा समीकरण है x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, और ये x बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें ना x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा कुछ वैल्यू आ जाए लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर ना इसके नीचे 1 मान के ना एलसीएम लेके इसको ना फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x। ठीक है, x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा 1 का भाग देंगे x में, x बार जाएगा, x के ऊपर मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 3। ठीक है, ये x इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ठीक है, हमारा ये फाइनल समीकरण बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस के 3x और माइनस के 1 बराबर 0, 3x को इधर लेके आए तो ये माइनस का हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें ना द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा द्विघाती सूत्र कौन सा होता है, ठीक है, आपको ना द्विघाती सूत्र याद होगा। ठीक है, ये सूत्र होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सूत्र से यहाँ पर इसको निकालना है। ठीक है, तो इस सूत्र में देखिए दोस्तों हमारे पास a b c यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम ना a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे कर निकालेंगे, हम ना तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
बराबर 0 से, ठीक है। 0 से हम क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। तुलना करने पर जब इसकी हम ना तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। c बराबर -1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों हम ना यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सूत्र में पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सूत्र लिखेंगे, ठीक है। माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट के अंदर b² माइनस के 4ac, ठीक है। ये सारा अंडर रूट के अंदर है बटा 2a, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, ठीक है। तो ये -3, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट के अंदर b², यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पर -3 है, ठीक है। यहाँ पर हम ना -3 का स्क्वायर करेंगे -4a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू -1, ठीक है, -1, ठीक है। और बटा 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें केवल कैलकुलेशन रह गया है, ठीक है। इसको हम ना सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। +3 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों -3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 बटा 2a, या तो यानी कि 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 9 और 4 13, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 13 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो फाइनल यहाँ पर मूल निकल के आएगा, ये देखिए दोस्तों x के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों एक बार ये प्लस होगा, ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे 2, ठीक है। और ये एक बार माइनस हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे 2, ठीक है। तो इसके देखिए दोस्तों 2 मूल निकल चुके हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के बेसिकली 2 मूल निकलते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने ये 2 मूल निकाल दिए हैं, ठीक है। तो एक मूल हमारा 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे 2 और दूसरा मूल है 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे 2, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपके लिए 6 अंक वाले 5 और 6 अंक वाले प्रश्न को बताए हैं, ठीक है। ये काफ़ी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना दोस्तों। आपका 1 नंबर और या 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन आप ना 5 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि ये देखिए दोस्तों 5-6 नंबर आपको बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।